चलिए दोस्तों, आज फिर शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल 11th क्लास। क्लास कौन सी है? 11th। तो हमारा जो 11th क्लास का टॉपिक रह गया था पीरियोडिक टेबल का, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। 11वीं क्लास का जो टॉपिक होता है वो थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे नए होते हैं, उनको सारी बातें समझ में आई हुई नहीं होती है। और मेरी बात उन बच्चों को समझ में जल्दी आती है जिन्होंने एक बार चैप्टर पढ़ लिया हो, या फिर जो इंटरेस्ट रखते हो पढ़ने को। और जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है उनको मेरी बातें जो है अक्सर समझ में नहीं आती और उन्हें 2 बार वीडियो देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं बड़े प्यार से सुने, ध्यान से सुने। देखिए, हमारा जो लेवल है वो थोड़ा सा 11वीं और 12वीं क्लास से ऊपर का लेवल है, और इसलिए है कि हम IIT PMT का लेवल लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए हम आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे। देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने पिछले टॉपिक में पूरा कर लिया था, आप पिछला वीडियो देख सकते हो। और इसके बाद हम अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो नया टॉपिक है। और इसके बाद इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो एप्लीकेशन है वो हम कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करने की, मगर ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, एप्लीकेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केवल पीरियोडिसिटी हम पढ़ करके अपना चैप्टर जो है, टॉपिक जो है वो समाप्त कर लेंगे। तो इजी हम करने की कोशिश से करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं हमने पहले पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कि जब अगर किसी नाभिक से अत्यंत ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश से, वैलेंसी शेल से एकदम से लूज बंधे हुए आइसोलेटेड परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालते हैं तो हमारे को ऊर्जा देनी पड़ती है, और इस ऊर्जा को हमने क्या नाम दे दिया था? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इससे क्या बनता है? आयन बनता है। और ऊर्जा कहां से देनी पड़ती है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यही हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। हम देखिए क्या क्या हम आयनाइजेशन पोटेंशियल से क्या निकाल सकते हैं। पहला, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर। अगर मान लीजिए किसी एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है, मतलब धात्विक गुण है, वह आसानी से मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होने पर उसके धात्विक गुण का नेचर बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। और अगर मान लीजिए, यदि मान लीजिए कोई परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालना ही नहीं चाहता, यानी उसके परमाणु का साइज छोटा है, और साइज छोटा होने के कारण से उसके आउटर इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण है, प्रबल आकर्षण है, तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हाई होगी। और हाई होगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वह मेटेलिक ना होकर के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दर्शाएगा। जैसे हेलोजन परिवार जो है वो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आकार छोटा होता है, और सबसे ज्यादा जो है वो क्लोरीन होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान है क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है। कौन? इनका आकार छोटा है ना, तो सबसे ज्यादा जो है फ्लोरीन से हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, आकार सबसे छोटा है। तो इस प्रकार से। और सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? सोडियम परिवार का, यानी आपकी धातु के जो है ना क्षार धातु एलिमेंट वर्ग नंबर ग्रुप नंबर 1 के सदस्य का। क्यों होगा? क्योंकि इनका आकार सबसे बड़ा होता है अपने पीरियड में। तो जैसे जैसे हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। या मैं रिवर्स कह सकता हूं, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी जितना आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा। अब बात करते हैं सेकंड, रिएक्टिविटी की। बेटे, रिएक्टिविटी जो है क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करती है कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से दे देता है। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वह उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। इसका मतलब हो गया पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान जितना कम होगा किसी परमाणु की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। हम जानते हैं कि धात्विक परमाणु जो है उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और ये धातु हर किसी के साथ, हर किसी तत्व के साथ बंध बना लेते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन देने का नेचर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इजिली त्याग कर और कोई ना कोई आयनिक यौगिक बना लेता है। तो रिएक्टिविटी का जो मान है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल के रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितना कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा उतनी ही रिएक्टिविटी ज्यादा होगी।
अब हम बात करते हैं ग्रुप में। अगर मान लीजिए फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है क्योंकि धात्विक नेचर है, और जैसे जैसे ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो हमारा जो है आकार बढ़ता है पीरियोडिक नंबर बढ़ने के कारण, पीरियड बढ़ने के कारण, या हम आउटर ऑर्बिट बढ़ने के कारण से आकार में वृद्धि होती है, और वृद्धि होने के कारण सीजियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होने के कारण इनका रिड्यूसिंग एजेंट का व्यवहार सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब हुआ ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और त्याग देगा तो जिसको ये त्यागेगा उसका क्या कर देगा, अपचयन यानी रिडक्शन कर देगा। तो रिड्यूसिंग नेचर जो है वो इसका सीजियम का सबसे ज्यादा होता है। इसका कारण क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे लो होता है। नेक्स्ट हम बात करें फर्स्ट ए ग्रुप की, इन एक्वस, ये गैसीय अवस्था में था। अगर मान लीजिए जलीय विलयन में देखें तो जलीय विलयन में जल योजन यानी हाइड्रेशन एनर्जी का मान जो है वो साइज पर निर्भर करता है, और इस कारण से इनकी जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएंगे। जिसका आकार छोटा होगा उसका रिड्यूसिंग जो है ना हाइड्रेशन एनर्जी का मान ज्यादा होगा, और इस कारण से लिथियम की जो रिड्यूसिंग एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, और आकार पर निर्भर करेगी। यहाँ पर ये बात इस पर निर्भर करती है। तो यहाँ आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो रिएक्टिविटी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट यूज हम पढ़े तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है, अगर कोई मेटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, या कोई भी मतलब एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, त्यागने के बाद वह आवेश बनाता है। यहाँ पर ये जो आवेश है वह उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं तो ये कहूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही उस पर प्लस आवेश या माइनस आवेश आएगा, और वह आवेश उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सी स्टेबल होती है, पहले हम बात करते हैं कुछ दो परमाणु की, या कोई एक परमाणु की दो ऑक्सीडेशन स्टेट की। जैसे सोडियम है, सोडियम की दो ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं, पहली और ये दूसरी। अब बात यह है कि इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट में से कौन सी स्थायी होती है, यह बात निर्भर करता है कि इनकी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान में अंतर कितना है। अगर मान लीजिए यह पोटेंशियल एनर्जी का मान जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों के आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान जो है वो ज्यादा है, कितने, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो इसकी लोअर जो कम ऑक्सीकरण अवस्था वाली स्टेट है वह स्टेबल होगी, मतलब यह स्टेबल होगी। जैसे यहां पर दे रखा है सोडियम, और सोडियम प्लस आयन बनता है फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान आता है। सेकंड इसी प्रकार सेकंड इसी धनायन से और एक और धनायन बनाए, एक और इलेक्ट्रॉन निकाले तो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल आएगा। सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल और फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वह ज्यादा है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होने के कारण से हम यहां पर यह कह सकते हैं कि ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वही उसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। अब आपका क्वेश्चन बनता है रिवर्स, क्या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था भी स्थायी रह सकती है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्थायी रह सकती है? हाँ बिल्कुल रह सकती है। किनके लिए, किनके लिए, उन परमाणुओं के लिए जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वह क्या है, कम है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो अंतर है वो कम है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो उसकी उच्चतर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्थायी होती है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, मैग्नीशियम की दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अंतर, एक तो है फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और एक है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। देखिए अगर मान लीजिए मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम जो है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये प्लस आयन बना, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने जो ऊर्जा दी उस ऊर्जा को आप यहां पर कह देते हो आयनाइजेशन पोटेंशियल 1। और जब आप इस मैग्नीशियम धातु से, मैग्नीशियम के धनायन से, एक धनायन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो E2 ऊर्जा आप देते हो, E2 ऊर्जा देते हो,
और इससे ये मैग्नीशियम +2 आयन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है, ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि E2 और E1 में जो अंतर है वो कितना है, वो मान लीजिए डेल्टा E है। अब ये बात आ रही है यहाँ पर जो ऊर्जा अंतर है, दोनों की आयनाइजेशन पोटेंशियल में जो अंतर है वह अंतर कितना है, वह अंतर यदि मान लीजिए ज्यादा है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, कितने से, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो इसकी लो ऑक्सीडेशन अवस्था स्थायी होती है। और अगर यह अंतर कम है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो वह उसकी उच्चतर ऑक्सीडेशन अवस्था स्थायी होती है। यहां देखिए कितना है, ये इलेक्ट्रॉन है 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इसलिए मैग्नीशियम धातु की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्थायी है, स्टेबल है। तो आपका यहां पर जवाब हुआ सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम आर मोर स्टेबल बिकॉज द डिफरेंस ऑफ द बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लो देन द 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बेसिक नेचर, हम यहां पर बेसिक नेचर भी बता सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल से। बेसिक नेचर का क्या मतलब है, क्षारीय प्रवृत्ति का क्या मतलब है? बेटे क्षार जो होता है वह कौन होता है, जो लूजली हेल्ड करता है इलेक्ट्रॉन को, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, हम लुईस क्षार को कहते हैं, वो जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देता है। और हम यहाँ पे क्षार इसको कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देता है। तो ये जो है वो बेस होगा और ये क्षारीय गुण दर्शाएगा। और यहां पर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देना नहीं पसंद करता, और आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर लो होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागना पसंद करता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागना पसंद करता है तो इसका मतलब बेसिक नेचर है। तो ये धातु जो होते हैं ना, जितने भी धातु होते हैं उन धातुओं में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर इजी होती है, यानी इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है, क्या आयनन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, कम होती है। कम होती है तो इनका क्षारीय गुण ज्यादा होता है। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, एक अगर कोई धातु है तो इसके ऑक्साइड में हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर बेसिक नेचर इस धातु का ज्यादा होगा। इधर सोडियम, और अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो सोडियम धातु का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होने के कारण इसकी क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हम बात करें तो धात्विक नेचर सोडियम का ज्यादा है और सोडियम के आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आर मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर सीजियम ऑक्साइड की बात करें रुबिडियम से, तो यहाँ धात्विक नेचर ज्यादा होना यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना सीजियम का, ये बात शो करता है कि इसके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो रुबिडियम से ज्यादा होगी, रुबिडियम ऑक्साइड से। इसी प्रकार पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड में पोटेशियम ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी, क्योंकि पोटेशियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है सोडियम से और लिथियम का कम होता है, तो इसकी क्षारीय प्रवृत्ति कम होगी। तो इस प्रकार हम किसी ऑक्साइड के क्षारीय प्रवृत्ति को आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? हालांकि ये एक सिस्टम है जिससे ये पता लगाया जा सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आउटर मोस्ट सेल या वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे। अगर मान लीजिए फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल और सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल में बहुत अधिक अंतर हो, दोनों पोटेंशियल आयनाइजेशन यानी प्रथम आयनन ऊर्जा द्वितीय आयनन ऊर्जा में बहुत ज्यादा अंतर हो, तो यहां पर ये आसानी से स्पष्ट हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वह परमाणु अपने बाह्यतम कोश को खो चुका है और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर चुका है। इस कारण वह इलेक्ट्रॉन और त्यागना नहीं चाहता। यही कारण है कि उसकी सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बहुत अधिक आएगा और इससे यह बात स्पष्ट होती है कि उसके बाह्यतम कोश में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है।
जैसे यहाँ पर देखिए किसी परमाणु के लिए अगर मान लीजिए पहला लिथियम के लिए हमें यहाँ पर ले लेते हैं, लिथियम के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मान है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड का है 75 यानी 75 हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो 75 और 5.4 दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि लिथियम जो है उसके बाह्यतम कोष में, लिथियम जो है उसके बाह्यतम कोष में 1s2 2s1 यहाँ बाह्यतम कोष में मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको निकाल देने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है और यह हीलियम का अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि इसके सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? केमिस्ट्री है, समझ में आएगा, थोड़े से दिक्कत रहेगी जब तक आपने पहले से कुछ पढ़ नहीं रखा है। तो मैंने ये बात पहले कह दी है कि जब तक आपने कुछ पढ़ नहीं रखा है या आप मतलब पूरा पढ़ना नहीं चाह रहे हो, इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, जिसका आई बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आई बटन है और इस आई बटन से आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। और अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आ गए तो आप अब इस जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है उसके बाकी वीडियो को देखिए, ताकि आपको पूरी बात समझ में आने लगे। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो बेटे साइंस सही है, रेगुलर नहीं रहने पर समझ में नहीं आते। किसी बच्चे ने एक दिन क्लास ले ली, बिल्कुल से समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं पता चलता क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं सर, बिल्कुल ये है ही ऐसी। और फिर साइंस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट टफ होती है, मगर हम इसको इजी बना सकते हैं अगर आप हमारे साथ रेगुलर रहते हो। आयनिक नेचर, ये आयनिक नेचर क्या होता है? अगर मान लीजिए आयन बनना पसंद करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करता है, तो बंध बनाने में आयनिक बंध बनाएगा। तो इसका मतलब हो गया आयनिक नेचर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट जो है वो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ने पर आयनिक नेचर कम होता है, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ने पर आयनिक नेचर कम होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान घटने पर आयनिक नेचर जो है वो ज्यादा होता है। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड होता है ना, उसमें जो एलिमेंट होता है उसका आयनिक पोटेंशियल का मान कम होता है। अरे भाई बिल्कुल से होगा। क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु ये क्या होती है? ये आयनिक यौगिक बनाती है। क्यों? क्योंकि इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है? कम होता है, कम होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देता है। तो इस कारण से इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होने के कारण आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब बात करें उनकी हेलोजन परिवार की, इनकी तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? आकार छोटा होता है, और आकार छोटा होने के कारण इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान ज्यादा होता है, और इसलिए ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ द हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना, उनकी कैसी प्रवृत्ति होती है? बेटे इनको, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। अगर आप इस टॉपिक को एक बार पढ़ चुके तो ये आपके बहुत जगह काम आएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यह रामबाण हथियार है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को समझने के लिए। कैसे? चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई मान लीजिए एक धातु है और ये धातु जो है वो हाइड्रोक्साइड से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है हाइड्रोक्साइड में इस ऑक्सीजन परमाणु की और इस परमाणु की। अब यहां ये ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है? इस सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेने का प्रयास करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। अब बात आती है कि इस एटम पर क्या बीतती है, इस एटम की क्या कहानी है। अगर ये एटम बेचारा, एक प्रवृत्ति मान लेते हैं, एटम बेचारा इजी है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम है इसका, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम है, लो है, तो हम क्या कहेंगे? ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, ले जाने पर ये तो खुद तो बन जाएगा धनावेश, और ये क्या निकल जाएगा? हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोक्साइड है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि क्षार बना रहा है। क्या बना रहा है? बेस बना रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर दर्शाएगा। अब बात करते हैं दोबारा,
अगर मान लीजिए इस ए एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान ज्यादा है और यह इस सांझे के इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन को ले जाने नहीं दे रहा है, ये कह रहा है कि मेरे को चाहिए और ऑक्सीजन कह रहा है मेरे को ले जाने हैं, मगर आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान ज्यादा होने के कारण ये सांझे के इलेक्ट्रॉनों को इसको नहीं दे रहा। तो इससे क्या होगा, ये इस बंध को तोड़ने नहीं देगा और नहीं टूटेगा, तो ये क्या होगा, ये और इस रूप में निकल जाएगा और ऑक्सीजन इधर वाले बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किसको निकालेगा, ऑक्साइड आयन, यहाँ पर AO माइनस बन जाएगा और प्लस H प्लस आयन निकल जाएगा। यहां मोटी मोटी बात देखिए, यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है जलीय विलयन में, तो आप कहते हो क्षार है, आपने वो आरएनए कंसेप्ट पढ़ रखा होगा। और अगर मान लीजिए H प्लस आयन निकलता है विलयन में, तो आप कहते हो अम्ल है। तो ये जो है इस समय अम्ल है, तो इसका A, यहां जो एक कंपाउंड हाइड्रोक्साइड, इसका जो करेक्टर है वो इस बात पर निर्भर करता है कि A कंपाउंड जो है उसका आयनाइजेशन, ए एलिमेंट जो है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है। अगर मान लीजिए लो है तो ये क्षार होगा और अगर ये हाई है तो क्या होगा, अम्ल होगा, एसिडिक होगा। तो यहां ये बात समझा रखी है। जैसे ये इस रूप में टूटेगा अगर ए का आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा, लोअर देन ऑक्सीजन, और अगर हम बात करें इसके, तो यहां से ये बंध टूटेगा, यहां से टूटने का कारण हो गया एसिडिक नेचर। एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ए का आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा, ए का आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा। तो इन दोनों बातों से आप ये बात समझ सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके कुछ हाइड्रोक्साइडों की। तो जैसे जैसे मान लीजिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ता है, हाइड्रोक्साइड जो भी है उनके आयनाइजेशन, उनके जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ने पर इनके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ सोडियम की बात करें, यहाँ मैग्नीशियम की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, तो ये क्या है, एक ही पीरियड के एलिमेंट है। और आप जानते हो पीरियड में इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ता है। तो हेलोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब हेलोजन का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, बिल्कुल। तो इस साइड में इनके क्रमबद्ध जाने पर एसिडिक नेचर जो है इनका बढ़ता है, एसिडिक नेचर लगातार बढ़ रहा है। और बेसिक कैरेक्टर इस साइड में बढ़ रहा है, बेसिक कैरेक्टर इस साइड में बढ़ रहा है, यानी बेसिक कैरेक्टर इस साइड में घट रहा है। हेलोजन का बेसिक कैरेक्टर कम होता है, हेलोजन के हाइड्रोक्साइड का, और सोडियम धातु के हाइड्रोक्साइड का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होने पर एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है, और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, घटता है। ओके, अब बात करते हैं एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर किसी भी हाइड्रोक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो वह घटता है, और बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो वह बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब भी हम मेटल में ऊपर से नीचे आएंगे, कोई भी धात्विक ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, इसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम होगा, कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से टूट जाएंगे तो इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यही कारण है, तो आप इसको आराम से समझ सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हमें समझ में आता है। Which of the following element in the weak oxidant, कौन सा होगा, वीक ऑक्सीडेंट कौन सा है इनमें से, अरे ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट मतलब किसी का ऑक्सीकरण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है किसी से और उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इस समय सबसे कम किसकी होगी, जिसकी सारी प्रवृत्ति ज्यादा होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम होगा। तो हम यहाँ पर क्या जवाब देंगे, ए क्यों, फर्स्ट क्यों, सोडियम जो है उसका केवल इलेक्ट्रॉन त्यागने का नेचर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अक्रिय धातु का हो जाता है। हालांकि इनका भी है, मगर इनका जो आकार है वो छोटा है, और छोटा होने के कारण ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, Which of the following element have the
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे भाई ये तो मैंने पहले ही जवाब दे दिया, फर्स्ट होगा हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है वो फ्लोरीन की होती है, क्योंकि आकार छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका बहुत हाई होता है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। अब ये बताइए, चलिए जल्दी कीजिए, आ गया, क्या आएगा, ओह सॉरी, क्या आना चाहिए, देखिए सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सारे जो है इनमें इनका आकार, इनके आकार को देखें तो सल्फर जो है वो सबसे बाद में आने वाला है और सल्फर का आकार सबसे छोटा है और छोटा होने के कारण से इसका रिड्यूसिंग जो स्ट्रेंथ है वो लोवेस्ट है। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद नहीं करता, ये तो ग्रहण करना पसंद करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग जो स्ट्रेंथ है वो इसकी ज्यादा है और इसकी रिड्यूसिंग जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो 2 नंबर होगा, सेकंड। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। हाँ हाँ बोलिए, हाईएस्ट किसका होगा, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है, दे रहा है, आसानी से देगा, जिसका आकार बड़ा होगा वो देगा, वेरी गुड। हाँ क्या आकार किसका बड़ा है, आयोडाइड का, तो यही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन अमंग द फॉलोइंग। सबसे ज्यादा स्थायी, अस्थायी आयन कौन सा है, जिसका बाह्यतम कोष एक इलेक्ट्रॉन खोने पर स्थायी हो जाएगा या लेने पर स्थायी हो जाएगा, या जो स्थायी नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी था फिर भी जबरदस्ती इसमें कुछ ना कुछ डाल दिया तो अस्थायी हो गया। तो इसका यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2, मगर एक इलेक्ट्रॉन और त्याग डाल दिया तो इसका मतलब हो गया ये 2p1 हो गया। यहां पर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, अस्थायी है। ओके, नेक्स्ट, which ionization potential in the following question involve the greatest amount of energy। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके लिए आवश्यकता होगी। देखिए ये भी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये भी अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, इससे भी निकालना कठिन है, और ये जो है स्थायी था अस्थायी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। मगर इसकी बात करें तो ये क्या है, लिथियम। लिथियम में +1 है और ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना और कठिन है। यहां पर ये इजी है और यहां पर ये टफ है, इसका आकार छोटा हो गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिथियम जो है उसके धनायन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखिए अब मैं यहां पर इन दोनों क्वेश्चनों को यहां पर ले लेता हूं, इन दोनों को। देखिए हीलियम जो था पहले स्थायी था, पहले स्थायी था, और हीलियम प्लस आयन जो है वो अस्थायी है, ये अस्थायी है। अब बात करते हैं लिथियम जो है वो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, अस्थायी था, और जब लिथियम प्लस आयन बन जाता है तो वह अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेता है, किसका, हीलियम का, और स्थायी हो जाता है। और अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए यहां पर आकार छोटा होने, इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है, या तो आकार बड़ा है इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, इनका आकार छोटा होता है, और इन दोनों में से लिथियम जो है उसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आकार छोटा होने के कारण से इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक आयनाइजेशन एनर्जी देनी होगी। अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है उसको देख लेते हैं। अगर मान लीजिए बाह्यतम कोष यहां पर मैं ले लेता हूं, अगर मान लीजिए यहां पर कई सारे ऑर्बिट है और ये नाभिक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसको हम बाहर निकाल रहे थे ऊर्जा दे करके, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा इंफिनिटी पर, अनंत पे चला जाएगा, और यहां पर धनायन बन जाएगा, ये आयन बन जाएगा। उस समय हमने इस एनर्जी का नाम दिया था, क्या दिया था, आयनाइजेशन पोटेंशियल।
आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी नाम दिया था, आयनाइजेशन पोटेंशियल। और अब हम बात करते हैं आउटर ऑर्बिटल में अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जो कि इंफिनिटी पे है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे तो यहां पर इसकी मैक्सिमम ऊर्जा होती है 0। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम होती है 0। और जैसे जैसे ये नाभिक के नजदीक जाता है या एटम में जाता है, वह अपनी ऊर्जा को लिबरेट कर देता है, यहां पर ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डेल्टा एच ई जी से हम दर्शा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कहते हैं? हिंदी वाले बच्चों के लिए सुन लेना ध्यान से, विलगित आइसोलेटेड, विलगित आइसोलेटेड यानी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य तमकोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा को हम क्या कह रहे हैं? उसको क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज added to 1 mole of the element in the isolated gaseous state। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं 1 मोल गैसीय परमाणु में इसके ग्राउंड स्टेट में, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा एनर्जी उत्सर्जित हुई है उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। ओके, मोस्टली इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा जाता है तो एनर्जी का मान जो है उत्सर्जित होता है, इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, थर्मिक प्रोसेस है। मगर ये ऑलवेज सत्य नहीं है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो आसानी से जुड़ेगा और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। इसलिए यहां पर ऊर्जा का मान नेगेटिव आएगा और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। हम कह रहे हैं फर्स्ट लगभग सभी परमाणुओं की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मान है वो मोस्टली पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है ऊर्जा को। मगर सेकंड ऊर्जा को हम यहां पर नहीं बोल सकते कि सेकंड इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ये नहीं कह सकते। मगर उससे पहले हम एक बात और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई उदासीन परमाणु है और एक न्यूट्रल एटम है, तो उस न्यूट्रल एटम में अगर न्यूट्रल एटम में हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बोलते हैं उसकी, तो वह उसके ऋणावेशित आयन की आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। मतलब अगर मान लीजिए यह एक उदासीन परमाणु है और वह इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहां पर ये तो बन जाएगा माइनस आयन और यहां पर कुछ एनर्जी को उत्सर्जित करेगा। अब ये कह रहा है, हम कह रहे हैं कि इस ऋणावेशित आयन में ये जो इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ा है, इसी इलेक्ट्रॉन को वापस बाहर निकालते हैं तो हमें यहां पर ऊर्जा देनी पड़ेगी। यह ऊर्जा इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इस आयन की आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर होगी। तो हम यहां पर दोबारा समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकालना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और निकालना दो बात है। यहां जुड़ रहा है उदासीन परमाणु में तो इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं और आयन बन रहा है, और इस आयन से वापस ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन, इस ऋणावेशित आयन के आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस उदासीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल होगी। ओके, अब बात करते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड आयनाइजेशन नहीं, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो है वो मतलब एक्सोथर्मिक ना होकर के एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक का मतलब हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए। अगर एक माइनस आवेशित आयन है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना है तो यहां पर -2 बन जाएगा, और यहां आपको इस इलेक्ट्रॉन को इस ऋणावेशित आयन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, और ये ऊर्जा जो है देने पड़ती है मतलब ऊर्जा की खपत होती है
इसलिए यह एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, उष्माशोषी प्रक्रम होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मान लीजिए ये एक आयन था, ये एक उदासीन परमाणु है, और ये उदासीन परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें है, और मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपने और जोड़ दिया तो यह क्या बन गया? ऋणायन, और ऋणायन बन गया। अब इसके पास यहाँ पर ऋणावेश की संख्या बढ़ गई, और एक और आयन, एक और इलेक्ट्रॉन आप इसमें जोड़ रहे हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होने के कारण से इसकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान है वो ऑलवेज नेगेटिव आता है। तो इस बात को देखिए, फर्स्ट का क्या आता है? पॉजिटिव, सेकंड का क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि यह एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस बात पर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको हमें ध्यान में रखना है। यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो ऑक्सीजन का गैस या आयन बनता है। इसकी इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो है 168 किलो कैलोरी, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और अब यहाँ पर ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन का एक माइनस आयन बन चुका है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा जाता है तो ये -2 आवेशित आयन बन जाएगा। इसकी जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है वो प्लस में न आकर के, यहाँ तो प्लस की वैल्यू है, यहाँ पर माइनस की वैल्यू है। ये माइनस की वैल्यू का मतलब यहाँ पर आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो ये क्या हो गया? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ये एक्सोथर्मिक था, ये एंडोथर्मिक। यहाँ पर ऊर्जा लिबरेट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, यहाँ पर ऊर्जा काम में आ रही है, तो ये -912.7 किलो कैलोरी ऊर्जा काम में आती है। तो ओवरऑल अगर इस आयन को बनाए, -2 आयन को बनाए ऑक्सीजन से, गैसीय फॉर्म का एटम है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो है -744.7 यानी 744.7 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, जो कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण से हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसकी ऊर्जा का मान आवश्यकता होगी इसे ऋणायन बनाने के लिए, और यही हम इतनी देर से समझा रहे थे। अब बात कर लेते हैं चलते चलते फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? फैक्टर इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है तो कौन से? अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एटम का आकार छोटा है, तो आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन जल्दी से जुड़ेगा और आसानी से जुड़ेगा, तो यहाँ पर ऊर्जा का मान है क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज के विपरीत होती है, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होगा। अरे भाई आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा, आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, तो साइज छोटी होने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज्यादा होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट तो ये होता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या है बाहर की ओर धक्का दे रहा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है ना अंदर वाला, वो बाहर वाले को धक्का दे रहा है, तो ये खुद इसको धक्का दे रहा है। अगर इसका मान ज्यादा होगा तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी धक्का देगा, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान को क्या करेगा? घटाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्क्रीनिंग इफेक्ट के रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है। अगला हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वेरी गुड। अगर चार्ज बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तो आगंतु इलेक्ट्रॉन पर भी आकर्षण बढ़ेगा। अगर मान लीजिए ये एटम है, ये आगंतु इलेक्ट्रॉन है, ये छोटा है, तो ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और खींचेगा तो ये इससे जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। अगर अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर ऊर्जा जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव मान ज्यादा आने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द देखिए कंप्लीट फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर मान लीजिए कोई परमाणु का बाह्यतम कोश आधा अधूरा है या भरा हुआ है या किस प्रकार का है, वो भी इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रभावित करता है। आप जानते हो कि अक्रिय गैस जो है न तो इलेक्ट्रॉन लेती है न देती है। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस में क्या होता है कि बाह्यतम कोश पूरा भरा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन देना भी पसंद नहीं करती, लेना भी पसंद नहीं करती। तो हम बात करते हैं अक्रिय गैस की, इसलिए
इन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान 0 होता है। अब बात करते हैं धातुओं की। जो धातु जो है वो मतलब जिन जिन धातु की बात करें या जिस एलिमेंट का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्या होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है या फिर फुल फील्ड होता है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले जो है वो ठीक इसी कैटेगरी के होंगे, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रखेंगे ही नहीं, वो अपने आप में अस्थायी होते हैं। जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान 0 होता है क्योंकि ये धात्विक कैरेक्टर होते हैं और इनका बाह्यतम कोष जो है वो NS2 होता है और ये स्थायी होता है। ठीक इसी प्रकार नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, ये वर्ग नंबर 15 के सदस्य है। किसके? ग्रुप नंबर 15 के। और ग्रुप नंबर 15 में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2NP3 होता है और इसका बाह्यतम कोष जो p ऑर्बिटल है वो आधा भरा हुआ यानी हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड होने के कारण यह स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और यह अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए आगंतुक इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास नहीं बुलाएगा, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बहुत कम होता है। अब हम बात कर लेते हैं पीरियड में। पीरियड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है पीरियड में, अगर हम दाएं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज में कमी होती है और साइज में कमी होने के कारण इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान। जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो यहाँ पर आकार में साइज जो है एटम की वो घटती है। घटने के कारण जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान है वो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। मगर यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहेगी, जिसका अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जिसका हाफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान लो होगा या 0 होगा। ओके, जैसे हम बात करते हैं हेलोजन के, तो हेलोजन जो है आकार में सबसे छोटे होते हैं और आकार में छोटे होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान सबसे ज्यादा होता है, यानी एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान जो है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? हेलोजन का। अब हम बात करते हैं इन सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में देखिए हम बात करते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरोन, यहाँ पर इनका लगातार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ रहा है, मगर नाइट्रोजन का कम हो रहा है। यहाँ नाइट्रोजन होना चाहिए यहाँ पर लगभग, मगर नाइट्रोजन जो है यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि इसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी प्रकार बेरिलियम भी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और कम होती है और नियोन तो अक्रिय गैस होती है इस कारण से। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन, सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज्यादा होता है क्योंकि इसका बाह्यतम कोष जो है इसके पास रिक्त डी कक्षक होता है इसलिए। और सिलिकॉन की हम बात करें तो सिलिकॉन का कम होता है। एल्यूमिनियम जो है वो धात्विक हो गया, आकार थोड़ा सा क्या होता है? छोटा होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में धात्विक नेचर होने के कारण से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान इसका कम हो गया। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो इसका अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाफ अर्धपूर्ण स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इसका। और मैग्नीशियम जो है वो NS2 स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इसकी तुलना में ये ज्यादा स्थायी है। और ये तो है ना NS2NP6 स्थायी पूर्ण अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखेगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप में। आप जानते हो एक ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, डाउन जाते हैं ग्रुप में, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर साइज में क्या होता है? साइज में क्या होता है? साइज में बढ़ोतरी होती है। साइज में बढ़ोतरी होने के कारण इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियर जो परमाणु का या एटम का जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है नाभिक का वो बढ़ता है या घटता है? ये कम होता है। कम होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मान है वो भी कम होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हम बात करते हैं हेलोजन परिवार की, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान सबसे ज्यादा होता है, परंतु इनमें भी है ना, देखिए ये फ्लोरीन से लेकर के हम आयोडीन तक जाते हैं, तो आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होता है। परंतु यहाँ पर एक और रोचक जानकारी है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज्यादा होना चाहिए? तो आपका जवाब आता है फ्लोरीन का, क्योंकि आकार छोटा है। क्लोरीन का आकार बड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन का कम होना चाहिए और फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए। परंतु रियल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है। ऐसा क्यों? रीजन वाई
आप इसका क्वेश्चन का जवाब इस आधार पे देख सकते हो। आगंतुक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में जुड़ता है और क्लोरीन में जुड़ता है। यहां पर किस में जुड़ता है? यहां पर जुड़ता है N2 में, और यहां पर किस में जुड़ता है? N बराबर 3 में। अब ये बताओ, एक परमाणु है, इसके N1, ये N2 और ये N3, तो आकार किसका बड़ा है? N3 का या N2 का? तो आपका जवाब आएगा N3 का बड़ा है। आगंतुक इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से जाएगा या इसमें? किसमें? N3 में जाएगा। इसका मतलब यह है कि क्लोरीन का आकार बड़ा होता है और आगंतुक इलेक्ट्रॉन को, आने वाले इलेक्ट्रॉन को, फॉरेन इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर ऑर्बिट यानी 3p में स्थान उपलब्ध हो जाता है, जगह है इसके पास, आगंतुक इलेक्ट्रॉन के पास। मगर बेचारा फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करना चाह रहा है आकार छोटा होने के कारण, मगर आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यह स्थान उपलब्ध नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है, और छोटा आकार होने के कारण से आने वाले इलेक्ट्रॉन को यह अपने पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन को यह कंजेस्टेड एरिया में रखा हुआ है, और आने वाला इलेक्ट्रॉन और यहां पर आए तो ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये आने नहीं देते। ये कहते हैं भाई साहब हमारे पास जगह नहीं है, आप इस इलेक्ट्रॉन को मत ग्रहण करो। इस कारण से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन से कम होता है। इसको हम कहां देख सकते हैं? देखिए यहां पर 17 नंबर ग्रुप में देखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान है -328 और क्लोरीन का कितना है? इसका ज्यादा है। तो इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और ये कठिनाई से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इसका ये जो वैल्यू है वो हम समझ चुके हैं। यहाँ पर सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों का p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परंतु यहाँ पर इसका आकार छोटा है और इसका आकार बड़ा है। तो वर्ग में आप देख सकते हो कि इसके आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, और ऑक्सीजन का आकार तथा विद्युतीनता ज्यादा है, और आकार भी जो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज्यादा है। और सल्फर का आकार बड़ा होने के कारण ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन, सल्फर का ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है। इस क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ध्यान से रखना। अब सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम में देखिए ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है। वृद्धि होने के कारण, आकार में वृद्धि होने के कारण वैसे तो इनका आयनाइजेशन एफिनिटी का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। परंतु यहाँ देखिए सेलेनियम का घट रहा है, कम है, सेलेनियम का कम है, और ऑक्सीजन और सल्फर में कंपटीशन हो रहा है, तो इसका आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन ले तो रहा है मगर कम ले रहा है, और इसका आकार बड़ा होने के कारण यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सल्फर की कम होती है और ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। परंतु यहाँ पर आगंतुक इलेक्ट्रॉन को उपलब्ध स्थान नहीं होने के कारण सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो सल्फर की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। तो ये कई सारे रीजन है, आप इस पीरियोडिक टेबल के कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इस वैल्यू के आधार पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो उपयोग है वो कई प्रकार से हो सकता है। एक तो बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ऑक्सीडेशन अवस्था को प्रभावित करती है, जिससे एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी का मान ज्यादा होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा होगी। यहाँ पर हम फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ये कारण समझ चुके हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करें हैज द हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मान लीजिए किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज्यादा होगा तो वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो वह रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, वह खुद अपचित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण से वह आसानी से अपचित हो जाएगा और वह किसी और का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैज द हाई हाइड्राइजेशन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी जल योजन ऊर्जा को बढ़ाती है। जैसे लिथियम प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है और इस कारण से इसकी जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है।
जिस आयन का आकार या जिस परमाणु का आकार छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान मोटा होगा यानी ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान भी ज्यादा होगा। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आप इसको कैसे समझ सकते हो? इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई परमाणु है तो उसके बारे में हम क्या बताएं? इसके बारे में एक ही बात है, हम बोल सकते हैं कि अगर कोई परमाणु है और उस परमाणु में बंध है तो बंध के बारे में एक कथन सीधा सा है, क्या है कि अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम धातु की आयनाइजेशन एनर्जी, सोडियम धातु की क्या चीज बोला मैंने? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। और क्लोराइड बनेगा तो क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन बनेगा, इसके लिए इसकी हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की वैल्यू में अंतर देखें तो ये वैल्यू में अंतर आता है लगभग, देखिए इसका होता है 496 किलो जूल प्रति मोल। मैं दोबारा लिख देता हूं, 496 किलो जूल प्रति मोल। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो होती है 348 किलो जूल प्रति मोल। और इन दोनों में जो अंतर होता है वो अंतर कितना आएगा? इन दोनों में जो अंतर होता है वह इसकी जालक ऊर्जा से कम होता है, जालक ऊर्जा से कम होता है। ये इन दोनों में अंतर देखें तो ये जो अंतर है वो इनका कम होता है, इनका अंतर जो है एनर्जी में जो अंतर है वो कम है जालक ऊर्जा से। जालक ऊर्जा से कम होने के कारण ये जो यौगिक होगा वह आपका किस प्रकार का यौगिक होगा? आयनिक यौगिक होगा, आयनिक यौगिक होगा। तो हम बॉन्ड के नेचर के बारे में बता सकते हैं, बंध की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। अब हम इसके रिवर्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये देखिए, ध्यान से पढ़ना। अगर मान लीजिए बेरियम फ्लोराइड है तो बेरियम जो है वो धनायन बन रहा है, बोरोन जो है, सॉरी बोरोन फ्लोराइड है तो बोरोन जो है वो धनायन बन रहा है +3। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान, ठीक है। और अब मैं बोल रहा हूं फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो फ्लोराइड आयन में बदल रहा है। तो यहां पर फ्लोराइड आयन में बदल रहा है तो यहां पर इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इन दोनों में अंतर की बात करें तो यहां पर ये 3 गुणा आ जाएगा, 3 जुड़ेंगे तो 3 जुड़ेंगे तो 3 गुणा हो गया, तो 3 गुणा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी वैल्यू का मान और इसकी वैल्यू का मान, इन दोनों के वैल्यू का जो अंतर होता है वो कितना होगा? वो लगभग होता है आपका, देखिए इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी और इसकी हम बात करें तो ये होती है, इसकी होती है 6887 किलो जूल प्रति मोल। और इन तीनों की होती है, इनकी होती है 328 किलो जूल प्रति मोल। और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आता है लगभग आपका 5903 किलो जूल प्रति मोल। ये जो अंतर है वो इसकी जालक ऊर्जा से बहुत क्या है? कम है या ज्यादा है? तो हमारी जालक ऊर्जा ज्यादा है और इसका अंतर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या है? जालक ऊर्जा कम है इस अंतर से, इसलिए यह बंध क्या हो जाएगा? इसमें सहसंयोजक बंध होगा। तो आयनिक बंध होगा या सहसंयोजक बंध होगा, इन दोनों को हम पहचान सकते हैं। अगर मान लीजिए जालक ऊर्जा का मान जो है वो इस अंतर से ज्यादा होता है, इन दोनों की, एक आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ धनायन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ रेनाइन, दोनों के एनर्जी के अंतर से, दोनों की एनर्जियों के अंतर से अगर जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होता है तो आयनिक यौगिक होगा, और अगर जालक ऊर्जा का मान कम होता है तो वह सहसंयोजक यौगिक होगा। आज काफी टाइम हो गया है और मैं चाहता हूं अगला और टॉपिक करें, परंतु हम कर नहीं पाएंगे। इसके लिए धन्यवाद। आज जो टॉपिक रह गया है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक बार दोबारा पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।